Hi everyone, welcome back to the GATE 2024 PYQ discussion videos. From today onwards, we are starting with GATE Excel PYQ discussion and we will be beginning with GATE Biochemistry. So इससे पहले मैं ऑलरेडी गेट बायोटेक्नोलॉजी 2024 के डिस्कशन कवर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन में दिया रहेगा। एंड गेट एक्सेल में से जितने भी पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, देन फूड टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो गया, सारे के सारे पेपर के डिस्कशन हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज देख लेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि इफ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग उसको ज़्यादा देर तक देखते नहीं हो। तो इसके इसीलिए हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे एंड वीडियो को शॉर्ट एंड टू द पॉइंट ही रखेंगे। एंड सारे स्टूडेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस बेनिफिशियल लगते हो, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो एंड मेरे एक्सप्लेनेशन इफ आपको अच्छे लगते हो, देन ज़रूर से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज आप लोगों का जो ये लाइक एंड सब्सक्राइब होता है, ये हमारे लिए मोटिवेशन के जैसा होता है। ये हमें और ज़्यादा बूस्टअप करता है और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाने के लिए। सो मेक श्योर चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया है। एंड आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स एंड जूनियर्स हैं जो कि गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो गेट एक्सेल हो या गेट बीटी हो, उनके साथ भी ज़रूर से इन वीडियोस को एक बार शेयर कीजिएगा so that they also get benefited from this series. Okay, so बस इतना ही जनरल बातें आज मुझे बतानी थी। Now let's move towards our main topic. First question: which one of the following pairs of amino acids is not incorporated in a polypeptide chain? Option A is 4-hydroxyproline and gamma carboxyglutamate. Option B is gamma carboxyglutamate and desmosine. Option C is ornithine and citrulline. Option D is gamma hydroxyproline and 5-hydroxylysine. So देखिए स्टूडेंट्स, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में टोटल 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें से 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक्चुअली प्रोटीन में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं एंड जिसको हम लोग स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में इन लोगों ने पूछा है नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कि जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता है उनके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो ये देखिए ऑप्शन ए में जो गामा हाइड्रोक्सीप्रोलिन है ये एक्चुअली कोलाजेन में पाया जाता है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो पहले ही बाहर हो गया बिकॉज दोनों ऑप्शन में 4-हाइड्रोक्सीप्रोलिन दिया हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए ये जो डेस्मोसिन है ना, ये एक्चुअली इलास्टिन में इलास्टिन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सो बी भी बाहर हो गया, बचा क्या? ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्निथिन एंड साइट्रोलिन। ये ऑर्निथिन एंड साइट्रोलिन एक्चुअली एक ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि काम करते हैं यूरिया साइकिल में, एंड यूरिया साइकिल में भी ये एकदम साइक्लिकल मैनर में कन्वर्शन के थ्रू अपना रोल निभाते हैं आर्जिनिन प्रोडक्शन में। देख सकते हो आप इस यूरिया साइकिल के इस डायग्राम में कैसे यहाँ पे ऑर्निथिन एंड साइट्रोलिन एक साइक्लिक मैनर में इंटर कन्वर्शन के थ्रू फॉर्म कर रहे हैं आर्जिनिन। अगेन ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स है जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्निथिन एंड साइट्रोलिन। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस यूरिया साइकिल को देख सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में पूछा गया है which one of the following metabolic intermediates is common to glycolysis, nucleotide synthesis and glycogen synthesis? Option A is citrate, option B is oxaloacetate, option C is glucose 6-phosphate and option D is glycerol 3-phosphate. तो बहुत ही इजी है, आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज ग्लूकोज 6-phosphate। कैसे? देखिए ये जो ग्लूकोज 6-phosphate है इससे फॉर्म हो सकता है ग्लूकोज 1-phosphate एंड ये ग्लूकोज 1-phosphate क्या फॉर्म कर सकता है? ये फॉर्म कर सकते हैं यूडीपी ग्लूकोज, एंड ये यूडीपी ग्लूकोज विल
take part in the glycogen synthesis. Then again, this glucose 6-phosphate can be entered into HMP shunt pathway, and through HMP shunt pathway, ribose 5-phosphate will be formed, and this ribose 5-phosphate will be used in nucleotide biosynthesis. एंड देन जो थर्ड पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस वाला, वो आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बनता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। वो बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स के थ्रू फाइनली ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करता है और ड्यूकेन से पार्ट लेता है। तो आंसर क्या आएगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। Let's move towards next. Correctly describes the addition of N nucleotides during rearrangement of the immunoglobulin heavy chain encoding gene। जैसे कि मैं बोल रही थी, ये MSQ है, मोर देन वन ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए में दिया गया है एडिशन ऑफ N न्यूक्लियोटाइड इज टेम्पलेट एनकोडेड। नो, इट इज टोटली टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। 3' एंड पे टोटली टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में इन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं, एंड जो होता है बाय द use of by the function of terminal deoxynucleotide transferase। ओके, तो ये तो गलत है, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। ऑप्शन बी में दिया है एन न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड बाय टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। एग्जैक्टली, अभी अभी मैंने इसी स्टेटमेंट को बोली है, तो बी तो करेक्ट है। ऑप्शन सी में है द एडेड एन न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉमन इन VD एंड DJ जंक्शन। अगेन दिस आल्सो इज ट्रू। ऑप्शन डी में दिया गया है एन न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड बाय DNA पॉलीमरेज 2। नो, DNA पॉलीमरेज 2 यूज नहीं होता है, यहाँ पे TDT यूज होता है। ठीक है, सो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? बी एंड सी। ओके ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NAT एंड अगेन बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला से ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ न्यूली आइडेंटिफाइड वायरल प्रोटीन कंटेन्स वन लॉन्ग अल्फा हेलिक्स स्पैनिंग 60 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। The number of main chain hydrogen bonds formed in this helix is dash। आंसर क्या बोलना है हमें? इंटीजर पे। So फॉर्मूला क्या होता है इसका? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स माइनस 4। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हमारे पास क्या दिया गया है? 60। तो 60 माइनस 4 क्या आएगा? 56। ओके, सिंपल सा था, 56 ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। देन ये भी बहुत इजी है। In a lactic acid solution at pH 4.8, the concentration of lactic acid and lactate are 0.01 molar and 0.087 molar respectively. The calculated pKa of lactic acid is dash। राउंड अप करने को बोला है 1 डेसिमल प्लेस तक। सिंपल सा हेंडरसन हेसेलबैच का फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करना है। सो फॉर्मूला क्या पता है हम लोग को? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट फॉर एसिड। pH का वैल्यू क्या दिया गया है हमारे पास? 4.8। pKa हमें निकलना है। लॉग ऑफ सॉल्ट लैक्टेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया गया है? 0.087 एंड लैक्टिक एसिड का क्या कॉन्सेंट्रेशन है? 0.01। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप में 0.087 डिवाइडेड बाय 0.01 क्या होगा? 8.7। सो क्या लिखेंगे? 4.8 इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 8.7 टाइम। देन अभी नेक्स्ट स्टेप में इस लॉग ऑफ 8.7 का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 0.9395। ओके, सो अभी सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेना है। pKa इक्वल टू 4.8 माइनस 0.9395, देन फाइनली आंसर आएगा 3.8। सो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस आपको बोला है, सो आप यहाँ पे 3.8 भी लिख सकते हो या फिर 3.9 भी लिख सकते हो। इसके आगे भी एक्चुअली कुछ डिजिट थे, कुछ 3.86 समथिंग आया था। सो आप यहाँ पे 3.8 भी लिख सकते हो एंड और एल्स राउंड ऑफ करके उसको 3.9 भी लिख सकते हो। दोनों ही आपका करेक्ट माना जाएगा। ओके ओके, सो एनएटी के तौर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। डायग्राम देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है, सिंपल से फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला है।
सो पहले क्वेश्चन कर लेते, क्या पूछा है क्वेश्चन में, द स्पेक्ट्रम ऑफ अ प्रोटीन ऑब्टेन्ड यूजिंग इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज शोन बिलो। ये हमें ग्राफ दिया गया है, 2 pics, excuse me, one at m by z equal to 2960.6 and the other at m by z equal to 3552.5 are marked। देख सकते हो यहाँ पे 2 pics मार्क कर रखा है इन्होंने। The mass of the protein associated with the m by z 2960.6 peak is dash Dalton, round off to 2 decimal places। So simple सा फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है जिससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये रहा पहला फॉर्मूला, Z2 इक्वल टू m1 माइनस h डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। ये सारे के सारे कौन से Z2 m1 h m2 ये सब क्या डिफाइन कर रहा है ये थोड़ी देर में बता रही हूँ, अभी परेशान नहीं होना। दूसरा फॉर्मूला लिख लो, mw इक्वल टू Z2 इंटू m2 माइनस h। अभी Z2 क्या है, चार्ज ऑन द नेबरिंग स्पीसीज, m1 क्या है, m by z of first species, m2 is the m by z of neighboring species and h is the charge value of adduct that will always be 1। Why? Because if protonation हो रहा है then +1 चार्ज ही तो ऐड होगा ना, so value of h will always be 1। and डिटेल में इसके बारे में जब मैं आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाऊंगी उस टाइम बता दूंगी। फिलहाल के लिए ये 2 फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एंड इसको याद कर लीजिए। एंड अगेन मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग वे में इसको पूछा जाता है। ओके, सो मेक श्योर यू हैव नोटेड इट डाउन इन योर कॉपी। सॉल्यूशन देख लो, सिंपल सा है। m1 का वैल्यू मैंने ले लिया है 2960.6 as they have depicted in the diagram। m2 is 3552.5। then z2 का वैल्यू सिंपल से हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। सो देखिए पुट करते हैं फॉर्मूला में, z2 इक्वल टू था m1 माइनस h, m1 का वैल्यू है 2960.6 माइनस h का वैल्यू इज ऑलवेज 1, मैंने बताया है अभी डिवाइडेड बाय m2 इज व्हाट 3552.5 minus m1 that is 2960.6। देन इसको सॉल्व करेंगे तो z2 का वैल्यू आएगा हमारे पास 5.00 और वी कैन पुट 5। देन इस z2 का वैल्यू सिंपल से इस mw के फॉर्मूला में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो करो पुट, mw इक्वल टू क्या होगा, m2 का वैल्यू है 3552.5 इंटू z2 का वैल्यू निकला है 5 माइनस h का वैल्यू इज ऑलवेज 1। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 17762.10। ओके, सो सिंपल सा ये एक क्वेश्चन था। एंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे जो कि जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या क्वेरीज हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर से करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।